Let's continue on our lecture number 3, business law. Okay, let's continue. Discharge of surety. What are the modes of discharge of surety? Clear, most IMP topic from examination point of view. Most important question from examination point of view. Discharge of surety क्या है? अब इसके लिए आपको आगे के 2 लेक्चर देखना ज़रूरी है. आगे के 2 लेक्चर देखना ज़रूरी है. तो व्हाट आर द मोड्स? अब श्योरिटी खत्म कैसे होगी, डिस्चार्ज कैसे होगी, व्हाट आर द मोड्स? तो देखते पहले श्योरिटी क्या वो समझते. द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एग्जिस्टेंस विथ प्रिंसिपल डेटर unless it is provided by the contract according to section 128. जिसे श्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ क्रेडिटर के ऊपर नहीं है, प्रिंसिपल डेटर पे भी है. तो देखते हैं. अ श्योरिटी दैट इज गारंटर इज सेड टू बी डिस्चार्ज व्हेन इज लायबिलिटी ऑफ गारंटी कम्स टू एन एंड. गारंटी comes to an end. Comes to an end. Following are the various modes of discharge of surety. Number 1, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन. रिवोकेशन हमने पढ़ा हुआ है, डिटेल में देखते हैं. डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन से काम करेगा जिससे डिस्चार्ज हो सकती है. एंड नंबर थ्री डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आज इनवैलिडेट हो जाता है तो कैसे होगी, देखते हैं डिटेल में. नंबर 1, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन. Liability of surety comes to an end by the revocation of guarantee. Following are the different way of revocation. तो नंबर 1, रिवोकेशन बाय नोटिस. ये तो मैंने ऑलरेडी आगे ही बताया था कि इन केस ऑफ गारंटी श्योरिटी कैन रिवोक गारंटी एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू क्रेडिटर. जैसे पेपर में नहीं दे देते कि आ बाળક हमारा કહેવામાં નથી તો આના જોડે કોઈ પણ લેવડ દેવડ કરવું નહીં ને હવે લેવડ દેવડ કરશો તો અમારી કોઈ जिम्मेदारी રહેશે नहीं. तो इसी तरह श्योरिटी वाला पहले से ही नोटिस दे देगा क्रेडिटर को कि भाई अब आने वाले समय में मैं इसकी गारंटी लेता नहीं हूं. तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी देने वाला अपनी श्योरिटी से, अपनी गारंटी से डिस्चार्ज हो जाएगा. मगर इसके अंदर एक कंडीशन है. he does not liable for the transaction which take place after giving notice. हाँ, मगर नोटिस देने के पहले जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो सब श्योरिटी को क्लियर आउट करने पड़ेंगे. क्लियर. नंबर 2, रिवोकेशन बाय द डेट ऑफ श्योरिटी. जिसने श्योरिटी दी थी वही इंसान अब दुनिया छोड़ के चले गया तो ऑटोमेटिकली जितने भी ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे. मगर याद रखना, बहुत मस्त पॉइंट है, द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज श्योरिटी डज नॉट रिमेन लायबल फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन. के जितनी भी उसकी वसीयत की प्रॉपर्टी थी वो आने वाले समय पे, क्योंकि श्योरिटी देने वाला ही मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी का कोई लेवर देवर लेगा नहीं. एंड नंबर 3, रिवोकेशन बाय नोटेशन. तो नोटेशन हमने पढ़ा था कि जूने कॉन्ट्रैक्ट के सब्सटीट्यूशन में कोई नवा कॉन्ट्रैक्ट बनना, जूने के अंदर कुछ उमेरा दुमेरा करके नया लाना, दैट इज कॉल्ड नोटेशन. तो व्हेन देयर इज सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, the original contract of guarantee comes to an end, तो surety gets automatically discharged. Clear. ये तुम्हारा हुआ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय हिमसेल्फ. दूसरा आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर. क्रेडिटर ऐसे कौन से काम करेगा कि जिसके वजह से श्योरिटी देने वाला जो श्योरिटी है, गारंटर है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा. तो देखते हैं. नंबर 1, वेरायंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर क्रेडिटर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस लेके आ जाता है
और श्योरिटी को बताता नहीं है, श्योरिटी अनअवेयर है, श्योरिटी इग्नोर है कि क्या चेंजेस आ गए, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। व्हेन प्रिंसिपल डेटर and creditor change the term of contract without the consent of surety, surety get discharged from his liability for the transaction which take place after such changes, यानी चेंजेस के पहले जितने भी थे उसके लिए तो श्योरिटी उसके लिए लायबल होगा, मगर उसको बोले बिना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने दुकानदार प्रोविजन स्टोर वाले को बोला था कि अगर मेरी डॉटर आती है तो उसको 20 रुपए से ज्यादा क्रेडिट मत देना, मगर मेरी डॉटर ने दुकानदार को बोला कि पप्पा से ले लेना, 22 रुपए का माल ले गई, तो क्रेडिटर दुकानदार की जिम्मेदारी थी मुझे फोन करे, मुझे इन्फॉर्म करे कि आपकी लड़की 2-5 रुपए का ज्यादा ले गई है। अगर मेरी कंडीशन के बिना ले गई है तो मैं अपने ड्यूटी से ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होगा। इट इज जस्ट एग्जाम्पल, ओके। पॉइंट नंबर 2, रिलीज ऑफ डिस्चार्ज बाय प्रिंसिपल डेटर। सीधा ही है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी से क्रेडिटर के बिहाफ पे, क्रेडिटर व्यू पॉइंट पे डिस्चार्ज हो जाएगा। व्हेन बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, प्रिंसिपल गेटर डेज डिस्चार्ज, श्योरिटी ऑल्सो डिस्चार्ज, यानी डेटर ने ही अपनी भरपाई कर दी, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कॉमन है डेटर डिस्चार्ज हो गया तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी देने वाला गारंटर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विथ प्रिंसिपल डेटर। ये तुम्हारे लिए थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, तो ध्यान देना। व्हेन क्रेडिटर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ डेटर एंड देयर बाय ही मे कॉम्प्रोमाइज विथ प्रिंसिपल डेटर, कि हाँ भाई चल थोड़ा कम दे दे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, और प्रॉमिस टू गिव हिम मोर टाइम फॉर रीपेमेंट, उसने डेटर को पेमेंट करने की मर्यादा मुद्दत बढ़ा दी, और प्रोमिसियर प्रोमिस, ये प्रोमिसर है, प्रोमिसर, और प्रोमिसर डज नॉट फाइल suit against him, then surety automatically get discharge। सीधा है कि भाई 500 रुपए का माल खरीदा, प्रिंसिपल डेटर पास 400 रुपए थे, क्रेडिटर ने बोला चलो वांदा नहीं 400 में मैं सेटलमेंट कर लेता हूँ, मैं श्योरिटी देने वाला डिस्चार्ज हो गया। या तो डेटर ने बोला वांदा नहीं 100 रुपये अगले महीने तक आप पे कर देना, उसने टर्म्स बढ़ा दिया, कंडीशन में चेंज लाया, यानी उसके पास समय मिल गया डेटर के पास पेमेंट करने का, श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। क्लियर। तो ये तुम्हारा होता है कंपाउंडिंग विद प्रिंसिपल क्रेडिटर। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग टू श्योरिटी इवेंचुअल रेमेडी। काम का पॉइंट है, शब्दों पे ध्यान देना। व्हेन क्रेडिटर डज नॉट एक्ट which is inconsistent with the right of surety or omit to do some act which is the duty of surety, the surety gets discharged। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, द बैंक मैनेजर अंडरटेक माल प्रैक्टिस, घोटाला कर देता है, but director do not pay attention toward the same, here surety is discharged from liability। माल प्रैक्टिस का मतलब घोटाला करना, अगर कोई क्रेडिटर ऐसा घोटाला करता है, कोई दांव खेल जाता है, तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। सीधी बात है, व्हेन क्रेडिटर लूज और पार्ट विथ सिक्योरिटी, थोड़ा या पूरा, विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, मेरी कंसेंट के बिना। हर जगह एक पॉइंट है कि श्योरिटी को पूछे बिना कुछ भी काम कर दिया प्रिंसिपल क्रेडिटर या डेटर ने, तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होएगा। हाउएवर इफ देयर आर 2 or more debt, each debt is separately secured, loss of particular debt does not discharge surety from other debt। मगर दो अलग अलग पार्ट है, जैसे एक में लोचा लगा एक सही है,
तो जो लोचा लगा है वो जगह श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, बट जहां सही है वहां पे श्योरिटी को गारंटर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमने देखा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडिटर। अब तीसरा आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनवैलिडेशन का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट का इनवैलिड निकलता है। तो देखते हैं, गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ये ऑलरेडी आप पहले से पढ़ चुके हो, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कंसीलमेंट। तो देखो वही बताया कि अगर क्रेडिटर मेरी गारंटी मिस रिप्रेजेंट यानी डेटा को, एग्रीमेंट को तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के, गलत बता के करता है, मेरे सामने जैसे ही वो पता चलता है तो ऑटोमेटिकली मैं अपने हाथ दर्द कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो श्योरिटी गारंटर ने गारंटी हुई थी श्योरिटी की, किसके साथ, क्रेडिटर के साथ, तो उसने जो गारंटी दी थी वो मिस रिप्रेजेंटेशन थी, यानी सही तरीके से नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हकीकत थी उसके छुपा के, साइलेंट रह के। देखो, व्हेन क्रेडिटर ऑब्टेन गारंटी बाय कीपिंग साइलेंस ऑफ मटेरियल फैक्ट या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, हकीकत को नहीं बताता ने गारंटी ले लेता है, तो in such case also the guarantee become invalid and surety get discharged. Clear? Point number 4, guarantee on contract that creditor shall not act on until a co-surety join। co-surety का मतलब दो लोग। देखो देखते हैं, when a person give a guarantee upon a contract, that creditor shall not act upon it until another person join in at cost surety, the guarantee become if invalid if cost surety does not join। यानी सीधा है कि जब मैं दुकानदार से या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तभी नक्की करा था कि भाई जब तक मैं दूसरा श्योरिटी मैं तो दे रहा हूँ, मगर मेरे साथ एक और इंसान में रखता हूँ श्योरिटी देने वाला का, अगर मेरे से भी ना निकले तो हम दोनों मिलके दे देंगे। तो अगर हम दोनों जब तक डिक्लेयर नहीं करते न उसके पहले ही गारंटर क्रेडिटर गारंटर के पास आके पैसा मांगता है तो हम ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब लाइन टू लाइन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अनटिल अदर पर्सन ज्वाइन एज अ क्योर-श्योरिटी, कितनी बार ऐसा होता है? क्लियर? द गारंटी बिकम invalid if क्योर-श्योरिटी does not join, here surety gets discharged from his liability। एंड पॉइंट नंबर 4, फेलियर ऑफ कंसीडरेशन। ये तो अपने प्रिंसिपल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है कि कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न वाली चीज वैलिड नहीं है ही नहीं, तो कॉमन है, ऑटोमेटिकली श्योरिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर? लास्ट टॉपिक, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। अब जैसे मेरा गारंटी है, मेरा अधिकार है, तो मेरी लायबिलिटी क्या है, बहुत सिंपल बताया है। Section 128 provided liability of surety is coexistence with that of principal debtor। मेरी जिम्मेदारी पहले किसकी है, प्रिंसिपल डेटर, unless it is provided by the contract। The liability of surety can neither be less than or more than प्रिंसिपल डेटर दो बाय स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी जैसे कॉमन है 10,000 का माल खरीदा है और क्रेडिटर 12,000 मांगता है, 11,000 मांगता है, तो नहीं चलेगा, नॉट लेस नॉट मोर, जो है वही रखो। हावेवर surety liability to debt pay the debt is not discharged even if creditor omit to sue। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है, कितनी बार क्रेडिटर संबंध में केस नहीं करता तो श्योरिटी देने वाला गारंटर क्या समझता है कि छोड़ो ने नहीं करेगा, डेटर पे केस नहीं करता तो अपने पे कहाँ से करेगा, हम हमारी जिम्मेदारी से छुट्टे हो चुके हैं। तो ये चीज भी गलत है, आपकी जवाबदारी है कि अगर डेटर नहीं देता तो आपको श्योरिटी दी है आप लोगों ने, तो आप लोगों को एज ए गारंटर, एज ए श्योरिटी देने वाले क्रेडिटर को पेमेंट
करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक नंबर 4 श्योरिटी कंप्लीटली कवर होता है।